अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हम लोगों ने एक ट्रेनिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया है सुपरवाइज़र को ट्रेन करने के लिए, जिसे हमने नेम दिया है रिफ़्रेशर कोर्स। रिफ़्रेशर कोर्स इसे इसलिए कहा जाता है कि कोई भी यहाँ फ्रेश नहीं है, ठीक है। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम कि एक बंदा नया आया है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। सारे सुपरवाइज़र्स यहाँ काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें वो भूल चुके हैं या कुछ चीज़ें उन्होंने कभी उन्हें किसी ने टीच की ही नहीं। उनको बेसिकली एजुकेट करने के लिए हमने कोर्स बनाया है जिसे हम रिफ़्रेशर कोर्स कहते हैं। इस कोर्स के कुछ स्टेप्स हैं। ये तकरीबन 26 डेज़ का कोर्स है जो हमने कंप्लीट करना है। आप सब लोगों के पास कोर्स होगा, कोर्स आउटलाइंस होंगी कि हमने डे बाय डे क्या करना है। फर्स्ट डे हमारा जो टाइटल है वो है सुपरवाइज़र जेडीज एंड बेसिक ऑपरेशंस। बेसिकली किसी भी सुपरवाइज़र की जेडीज क्या है, किसी भी सुपरवाइज़र की जॉब ड्यूटीज़ क्या है, ऐसे कौन से काम हैं जो सुपरवाइज़र को आके डेली परफॉर्म करने हैं, ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिसके लिए कोई भी सुपरवाइज़र से क्वेश्चन किया जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, सबसे पहले सुबह आते ही सुपरवाइज़र का काम है अपने सेक्शन में बैठे हुए तमाम ऑपरेटर्स की अटेंडेंस लेना। आपने अटेंडेंस इंश्योर कर ली, उसके बाद आपने अवॉइड करनी है ऑपरेटर की किसी भी किस्म की मूवमेंट हमने अवॉइड करनी है। इस मूवमेंट में क्या क्या शामिल है? हमारी प्रैक्टिसेस हैं कि सुपरवाइज़र थ्रेड लेने के लिए ऑपरेटर को भेज देता है, नीडल चेंज करवाने के लिए ऑपरेटर को भेज देता है। ये ऑपरेटर का काम नहीं है, ये सुपरवाइज़र की ड्यूटी है कि खुद काम करे और ऑपरेटर को मशीन से ना उठने दे। जब आपने अटेंडेंस ले ली, ऑपरेटर की मूवमेंट को कंट्रोल कर लिया, ऑपरेटर को स्पेसिफिक ऑपरेशंस पे बिठा दिया, यू शुड इंश्योर कि उनकी कैपेसिटीज़ क्या है। एक सुपरवाइज़र के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके पास काम करने वाले ऑपरेटर कितना पीस लगा सकता है। जब आपने कैपेसिटीज़ जान ली तो आपने क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है। नाउ दिस इज योर सुपरवाइजर ड्यूटी कि वो 3000 की प्रोडक्शन दे रहा है, क्या वो क्वालिटी के साथ दे रहा है। इसके लिए आप उसे इंश्योर करें कि आप पहला, 15वां और 30वां पीस उसे चेक करवाएं। जब आपने क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है तो उससे आपकी अगली ड्यूटी आ जाती है। क्वालिटी वाले 70 सिस्टम यूज़ करते हैं फॉल्ट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। दिस इज़ योर ड्यूटी कि आप रिपीटेड फॉल्ट्स जो भी आ रहे हैं उनको करेक्ट करें। छठी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ये है कि जितने भी पैसेज वेज हैं वो क्लियर होने चाहिए। स्मॉल पार्ट्स में हमारे पास पैसेज वेज होते हैं और उनके अंदर हमने बास्केट्स रखी होती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है किसी भी एमरजेंसी की सिचुएशन में ऑपरेटर भागेंगे, बास्केट से टकराएंगे, गिर जाएंगे, ना तो वो एग्जिट कर पाएंगे और एक हजूम की शक्ल में इकट्ठे हो जाएंगे। इसका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑपरेटर को इंश्योर करें कि वो रोज़ आए तो जो ज़रूरी हदायत हैं हर मशीन के ऊपर लगी हुई हैं उनको पढ़े। उनमें क्या होगा? उनमें होगा कि सुबह आते साथ मशीन साफ़ करनी है, मशीन साफ़ करने के बाद उसने उसके ऊपर काम करना है, उसने मशीन बंद करके जानी है, प्रेशर पाइप ऑफ करके जाना है। इस किस्म की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं कि जनाब प्रेशर पाइप ओपन ही छोड़ के चले गए हैं, इसको अवॉइड करना है। और ये आपकी जेडीज़ में शामिल है कि आपने डेली बेसिस पे ऑपरेटर्स को ये सारा कुछ बताना है। उनके साथ जब हम मीटिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें सारी हदायत बतानी है जो कि उनके हर मशीन के ऊपर भी विजिबल है। स्मॉल पार्ट में हमारे पास एक बेड लूप का ऑपरेशन होता है।
बेल्ट लूप मशीन का टेम्परेचर चेक करना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, ठीक है, क्या कैलिब्रेशन चार्ट लगा हुआ है, इसको इंश्योर करना है। मेंटेनेंस वालों से इंश्योर करवाना है कि वो इसकी कैलिब्रेशन करें, हमने लूप डैमेज नहीं करनी। ये भी आपकी जेडीज में शामिल है 8वें नंबर पे। 9वां पॉइंट है RFID कार्ड्स। हमारे पास बास्केट्स में कटिंग आती है, उनके साथ एक चीज़ बड़ी ज़्यादा इंश्योर किया करें कि उनके साथ RFID कार्ड ज़रूर हों। अगर RFID कार्ड नहीं होंगे तो ऑपरेटर की कोई अर्निंग ही नहीं होगी, वो RFID कार्ड स्कैन नहीं करेगा, उसकी कोई अर्निंग नहीं काउंट होगी। तो आपने इंश्योर करना है जब आप WIP वालों से कट हैंड ओवर करें तो इंश्योर करें कि उसके साथ हर बंडल का कार्ड लाजमी हो। RFID कार्ड बंडल्स की फॉर्म में आते हैं, ठीक हो गया। हर बंडल के साथ हमने इंश्योर करना है कि हमारे पास RFID कार्ड हो। अगर आपकी बास्केट में 4 बंडल हैं तो उन चारों बंडल्स के साथ RFID कार्ड्स होने जरूरी हैं। RFID कार्ड से ही रेलिवेंट अगला पॉइंट है मैनुअल शीट सबमिशन। कोई भी ऑपरेशन जो न्यू ऐड हो गया है एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से, उसका RFID कार्ड अवेलेबल नहीं हुआ या RFID कार्ड गुम गया है, ऑपरेशन के साथ आया था, तो उसके लिए आई एक अलाउ करती है कि आप मैनुअल शीट सबमिट करवाएं। ये आपकी ड्यूटी है कि उस ऑपरेटर की रोज की उस दिन की मैनुअल शीट उसी दिन ही सबमिट हो। अगर वो उस दिन सबमिट नहीं होती तो उस दिन उसका सैम 0 हो जाता है, उसकी अर्निंग उस दिन की 0 होगी, पीस रेट उस दिन का 0 होगा। इसीलिए ये इंश्योर करना है कि अगर ऑपरेटर आपके अंडर काम कर रहा है, ही और शी शुड अर्न, कि वो जो पीस लगा रहे हैं उसकी उन्हें अर्निंग मिले। सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देना, आपने ऑपरेटर के पीस रेट के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि एट द एंड उसके लिए ये वैल्यू एडिड है। अगर आपके लिए वैल्यू एडिड प्रोडक्शन है तो ऑपरेटर के लिए वैल्यू एडिड है उसका पीस रेट। हमारे पास 11वां पॉइंट है डिस्पोजिंग। हमारे पास स्मॉल पार्ट्स में हमने किस तरीके से डिस्पोजिंग करनी है। एक बास्केट है जिसमें 4 या 5 बंडल आ सकते हैं बैक पॉकेट के, तो उसमें 4 से 5 ही रखने हैं, ठीक हो गया। प्लाई के बंडल 18 से 20 आ सकते हैं, रखें, लेकिन इतनी एक्सेस ना करें कि वो ओवरलोड हो जाए। ओवरलोड होने से वो हमारे फ्लोर के ऊपर हमें नजर आएंगे, हमारे फ्लोर के ऊपर हमें गारमेंट्स के पार्ट गिरे पड़े नजर आएंगे। थ्रेड कोन्स के ऊपर ही लगे होने चाहिए, नहीं तो थ्रेड स्टैंड के ऊपर डिस्पोज हो। थ्रेड स्टैंड के ऊपर अगर 4 ऑप्शन है, आपने 2 यूज करें, 2 एक्स्ट्रा उसी के ऊपर लगाएं। उसे नीचे रखने का या पैसेज वे पे रखने का कोई मकसद नहीं है। 12वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कट प्लान, जिसे हम इनपुट प्लान भी कहते हैं। सेक्शन के सुपरवाइजर को ये इल्म होना चाहिए कि उसके पास कौन कौन सी कट्स चलनी है, किस स्टाइल के बाद कौन सा स्टाइल इंडक्ट होना है, उससे वो उसकी ऑलरेडी प्रिपरेशन कर लेगा। अगर 45-11 चल रहा है, उसके बाद 501 आना है, तो उसे पता होगा कि जनाब इसके अंदर बटन होल की मशीन चाहिए, मुझे जिप की मशीनें रिमूव करवानी है। यू शुड कॉल आई पर्सन, वो लेआउट एडजस्ट करेंगे, उन्हें मशीन प्रोवाइड करेंगे, पर ये वर्किंग पहले ही होनी चाहिए। ये होने के लिए, ये करवाने के लिए ज़रूरी है कि आपको आपका इनपुट प्लान या कट प्लान पता हो। हमारे पास 13वां पॉइंट है कट सीक्वेंस और पेयर सीक्वेंस कंट्रोल, कि हमारे पास कट्स चल रही हैं, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले लेट्स से कट नंबर 28 के बाद 30 है, 29 मिस हो रही है। और उसी तरह पेयर सीक्वेंस, हमारे पास पेयर्स की नंबरिंग आपने वेरीफाई करनी है, ठीक है, कि उन्हें उनकी नंबरिंग कहीं आउट तो नहीं है, ठीक है, बंडल में कोई पीस मिस तो नहीं है, उसका क्या नुकसान होता है, हमें रिकट मंगवानी पड़ती है, जो आपकी 14वीं ड्यूटी है। ऑन टाइम रिकट मंगवा लें, बंडल क्वालिटी के टेबल पे जाएगा, वो उसे रिजेक्ट करेगा, उसके बाद हम रिकट मंगवाएंगे, फिर हम लगवाएंगे। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कट प्लान, कट सीक्वेंस, तो ऑन टाइम रिकट इशू करवा लें, ठीक है। इसका टाइम होता है 1 आवर, ये WIP को 1 घंटा दिया जाता है कि वो प्रोडक्शन वालों को रिकट प्रोवाइड करे। अब इधर से ही आपका आखिरी ड्यूटी है
which is WIP, work in process। स्मॉल पार्ट में WIP किस फॉर्म में होगा? स्मॉल पार्ट में WIP होगा इन द फॉर्म ऑफ रॉ कट्स, जो हम कटिंग से लेते हैं। आपने इंश्योर करवाना है कि आपकी लेट से एक स्टाइल चल रहा है 3000 हमारा लाइन का टारगेट है, तो उसके पीछे हमारी जो इंडक्शन हो वो भी 3000 ही हो। ठीक है, आपके पास 3000 WIP होगा तो ही आप उसे इंडक्ट कर पाएंगे। इसी तरह ऑपरेशन टू ऑपरेशन भी WIP मैनेज किया जाता है। ये तो होगा जो हमने इंडक्शन के लिए WIP मैनेज करना है, इसी तरीके से हमने ऑपरेशन टू ऑपरेशन भी मैनेज करवाना है WIP। किसी भी ऑपरेशन पे 6 बंडल्स या 6 ट्रॉलीज, अगर हम बंडल्स में हैं तो बंडल्स की फॉर्म में हमने 6 बंडल इंश्योर करने हैं कि अगली शिफ्ट में हम आए, ऑपरेटर को वेट ना करना पड़े, उसके पास 6 बंडल पड़े हों, उन्हीं 6 बंडल पे काम शुरू कर दे। तो बेसिकली ये आपकी बेसिक 15 JDs हैं जो आपने रोज़ आना है और उनको परफॉर्म करना है। एक चीज़ याद रखें, जब आप कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं या आपको कैपेसिटी नोन है, तो उसी के साथ साथ आपने उनकी इंश्योर करनी कैपेसिटी, उसके लिए जो वे है वो है ऑर्डरली प्रोडक्शन रिकॉर्ड। आप उसका ऑर्डरली प्रोडक्शन रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको कैपेसिटी इंश्योर रहेगी।